Guys, go through your last lecture notes. Good evening, sir. Good evening. Good evening, If you have sir. any doubts, ask me. If you have any doubts, please ask. And let me the last part of the last lecture. Just write in chat box. Sir. Hello, sir. Yes, speak out. सर वो रिएक्शन विद AgNO3 बस लाइक हम AgNO3 के लिए देखते हैं क्या, मतलब और कोई नहीं है? और बहुत सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक पढ़ने वाले एक आइडिया दिया है रिएक्शन का, ज्यादा कुछ अभी नहीं बताया है। जितना मैंने बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें बुकलेट में या जो भी इंडियन ऑथर्स हैं उनकी जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। Excuse me, sir. रिएक्शंस तो थाउजेंड्स है। बोलो बड़ा। Sir, I just joined. आपने अभी तक कुछ पढ़ाया है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़ा। I'm just asking if you have any doubts you ask. Thank you, sir. Sir, आज आप आइसोमेरिज्म चालू कर रहे हो क्या? आज नहीं चालू करूंगा बेटा। आज सबसे पहले तो इसको फिनिश करूंगा और उसके बाद मैं जो बुकलेट है ना, उस बुकलेट के जितने भी अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं उनका पूरा सेट कराऊंगा, जिसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हो बाद में। और उसके बाद आपको पूरा जीओसी का बुकलेट फिनिश कर लेना है। और MS चौहान अगर आपने खरीद ली हो तो उसको भी फिनिश करना। और करीब 15 डेज हम लोग जब उसका थियरी पढ़ रहे होंगे उस बीच आप ये सब फिनिश कर लेना। मेरे को बताओ ना लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। लास्ट आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए थे बहुत सारे और बोला था कि ये एरोमेटिक क्यों है वो सब जान के आने के लिए। उनके आंसर्स बता सकते हो? अब वो डिस्कशन हो गया है ना। नहीं आई सर, टोल्ड आपने यू क्या हाउ बोला? टू फाइंड। एक का भी नहीं डिस्कस किया था। नहीं सर। हाँ सर। और रिएक्शंस वाला मैंने सब बता दिया था। रिएक्शन विद AgNO3 हाइड्रोलिसिस, सोडियम, पोटेशियम, SbF5 वगैरह। नहीं तो सर, सोडियम अभी वाला नैनो start नहीं बोला था ना। कुछ ही बताया। रिएक्शन का क्या बताया मैंने? तो सोडियम वाला रिएक्शन स्टार्ट करना था। सोडियम पोटेशियम वाला बताया था। वो स्टार्ट करना था सर। अच्छा, और एरोमेटिसिटी वाला बता चुका हूँ मैं सब। बता ही देता हूँ यार। Yes, sir. अच्छा, कॉन्सेप्ट तो मैंने लिख दिया होगा ना कि जो रिएक्शन है AgNO3 का या हाइड्रोलिसिस का, उसमें वी राइट कार्बोकेटायन फर्स्ट, ऐसा बताया था। मेरी आवाज नहीं आ रही है या आप बोल नहीं रहे हो? नो सर, शायद नहीं पढ़ाया था सर। उस दिन आपका वो नेट थोड़ा नहीं इश्यू था पढ़ाया तो था। इसीलिए अच्छा। आपने जल्दी एंड कर लिया था क्लास। चलिए कोई नहीं। तो जहां पर आपने लिखा हुआ है ना रिएक्शन विद AgNO3, वहीं पर ब्रैकेट में लिख देना और हाइड्रोलिसिस। दो अलग अलग रिएक्शंस है बट कॉन्सेप्चुअली एक जैसा करना पड़ता है हमें। नॉर्मली हम हैलाइड्स जैसे RX सर इसके लिए लिखते हैं। हाँ बोलो बेटा। अब उनका एक्सप्लेनेशन ही दोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स को? एरोमेटिक का मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो रिएक्शन अभी पूछा तो आप लोगों ने बोला कि नहीं हुआ है पूरा। लेट मी कंप्लीट दिस, फिर वो उस पे आते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, राइट कार्बोकेटायन, राइट कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, राइट कार्बोकेटायन, चेक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करने के बाद क्या करेंगे, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन implies more reactive RX। इतना सब लोग कॉपी कर लो पहले।
सर आपने क्या लिखा है रिएक्शन विद AgNO3 और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। Should I remove this? Yes. अब इसमें जैसे मुझे अगर कंपेयर करना हो, let us say one compound if I write this and one compound if I write this, and if I am asked that which compound is more reactive towards AgNO3, which एग्जांपल दे दिया था आपने। ये मैंने दे दिया था। हाँ सर। यस सर। अरे यार, तो इसके पहले फिर ये सब भी दिया होगा, इस पे टाइम वेस्ट क्यों करवाया? तो वही तो बोला सर मैं। मेरे को कुछ नोट सुनाई मिल नहीं दिया मैंने। तो इसमें सबसे पहले तो आप कार्बोकेटाइन, इसका मतलब है खत्म हो गया है रिएक्शन वाला पार्ट। तुम लोग जबरदस्ती मुझसे करवा है बेटे। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो सब कुछ सेम है। ये sp2 कार्बन वाला है, ये sp वाला कार्बन है, तो ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस स्टेबलाइज नहीं होता। तो इसका मतलब है दिस इज मोर रिएक्टिव। जिन्हें नहीं आया था वो कॉपी कर ले। अब इसी तरह मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ये वाला पिक कर लूं, यहाँ Cl दिया हुआ है सर। और एक एग्जाम्पल सिंपली ऐसा दिया हुआ है और तुमसे पूछ ले कि इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर मिलेगा ना उसको में बैक बॉन्डिंग यानी 6th केस ऑफ रेजोनेंस मिलेगा, जबकि इसका जो कार्बोकेटाइन होगा दैट विल बी अ सिंपल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, सो इट्स हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव। इज इट क्लियर द सेकंड वन? Yes, sir. हाँ, इसको कॉपी कर लो फटाफट। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। वो एक्सप्लेन कर सकता है सेकंड वाले एग्जांपल में जिसमें OCl वाला केस है। कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर जो अपना सेकेंड वाला जो केस है उसमें 6th केस रेजोनेंस है जिसके कारण वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। कटायन ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब उसका हैलाइड और ज्यादा रिएक्टिव है। कंपैरिजन इन दोनों का हो रहा था सेकंड वाले एग्जांपल में। ओके सर। सर सर आप यहाँ जो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन से वो एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे आए? उसको इतना टेंशन नहीं लेना है, ये याद रखना है कि अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस है तो वो कम स्टेबल होता है, डबल बॉन्डेड पे प्लस है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, और सिंगल बॉन्ड पे जब प्लस आता है तो वो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी जो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालोगे वो सबसे ज्यादा होगा, और जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उतना वो कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट होल्ड प्लस, इसीलिए वो अनस्टेबल हो जाता है रिलेटिवली। इसको भी ओके आप सर। नोट डाउन कर लो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो। वैसे पहले सर बताया। हाँ बोलो। सर इसमें जो एग्जांपल दिया था आपने उसमें लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है क्या कार्बोकेटाइन? हाँ, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग 6th केस रेजोनेंस आता है ना कार्बोकेटाइन जब बनाओगे तो। ओके। वही तो ऑर्बिटल दिखाया ना मैंने, एक लोन पेयर का ऑर्बिटल, एक कार्बन प्लस का एम्प्टी ऑर्बिटल। Should I remove this? यस। अब आप इसको ऐसे देखो कि ये मैंने ये दिया था क्या, इसका रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम के साथ। डिड आई गिव दिस क्वेश्चन? नो सर। No. No.
इसमें No. यही सब पूछता है कि बताइए किस केस में एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा, लाइक दैट। मान लीजिए एक ऐसा कंपाउंड भी दे दिया मैंने, यहाँ Br लगा हुआ है और इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ, या फिर एक ये ले लेते हैं। ये मैं बार बार टफ शेप बना रहा हूँ, जरूरी नहीं एग्जाम में टफ शेप के फॉर्म में दिया हो। नॉर्मल अगर प्लेनर दिया है तो भी वो टफ शेप ही होगा, वो स्ट्रक्चर गलत बनाया होता है उन्होंने, बट हम उसको मान लेते हैं कि वो वही है जो हम देखना चाहते हैं। गाइस, ये मैंने 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिख दिए। अब इसमें होता क्या है, आपको खाली ये पहचानना होता है कि रिएक्शन किस टाइप की है, एसिड बेस रिएक्शन है या कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जो सोडियम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या कोई भी जो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो 2 काम कर सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। वो किसी अगर एसिड कंपाउंड में आप उसको डाल दो, ऐसे सॉल्वेंट में डाल दो जो है जिसके पास एसिडिक एच है, तो उसका काम है कि उसको H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। लाइक इफ यू पुट सोडियम इन वाटर, आपने 10th स्टैंडर्ड में रिएक्शन पढ़ी होगी कि H2 रिलीज होती है, याद होगी ये रिएक्शन। और दूसरा दूसरा क्या होता है कि सोडियम हो या पोटेशियम हो, इनके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। याद करिए 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसा आप लिखोगे तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसको बोलते हैं टेंडेंसी टू गिव दिस इलेक्ट्रॉन। क्यों टेंडेंसी है? उसको लूज करने के बाद वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन यस, वो उसका ऑक्टेट या इनर्ट गैस जो भी आप बोलना चाहो वो अचीव कर लेता है। इसीलिए ये 2 कैरेक्टर्स पर बेस्ड हम रिएक्शंस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई का इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन किसी एक को मिलेगा। दो इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि एंड में आपको ये बनाना है। मैं बना देता हूँ, उसके बाद समझना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम की तरफ से आए और 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले। अब इसका काउंट कर लो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सिस्टम क्या बन गया? एरोमेटिक। इस वाले में देखो सोडियम है, यहाँ का जो H है ना, वो एक्चुअली एसिडिक है। कैसे प्रूफ करोगे? आप H रिमूव कर दो, माइनस चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और एरोमेटिसिटी आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर से H2 निकल आएगा और जो बच जाएगा उसको यू कैन राइट लाइक दिस, यहाँ माइनस कर दो और उसके साथ कैटायन फिट कर दो। ठीक, AgNO3 का क्या काम है? Ag प्लस देगा, Ag प्लस विल रिमूव दिस Br। क्यों Br को रिमूव कर पा रहा है? बिकॉज जो आपका कार्बोकेटायन बच रहा है वो हाईली स्टेबल है, एरोमेटिसिटी आ गई उसके अंदर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। SbF5 एक एग्जाम्पल है, लेकिन कोई भी लुईस एसिड, लेकिन कोई भी का मतलब होता है कि आप हर कोई नहीं कर पाएगा, उसकी अपनी एबिलिटी होती है हर एसिड की रिएक्शन की। तो मान लेना कि क्वेश्चन में जो एसिड दिया होगा लुईस वाला, वो केपेबल होगा, तभी वो क्वेश्चन दे रहा है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे किसी भी लुईस एसिड की कैपेबिलिटी कितनी, क्योंकि हम तो केवल प्रेडिक्शन कैसे करते हैं कि वो लोन पेयर कितना आसानी से ले पाता है, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये मान लेना कि वो रिएक्शन करेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे पोटेशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, SbF5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जो वहां पर तुम्हें 2 माइनस दिख रहा है वो 2 प्लस दिखाई देना शुरू कर जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि ये एरोमेटिक है। यानी ये चारों एग्जाम्पल मैंने ऐसे सिलेक्ट किए जिसमें आपको एरोमेटिसिटी आ गई। इसको रिप्रेजेंट करना है तो वो कई बार ऐसा भी रिप्रेजेंट करेगा, तो तुम्हें केयरफुल होना, ऐसा बीच में सर्कल डाल देगा और 2 प्लस लिख देगा, और ऊपर वाले में 2 माइनस लिख देगा। कॉपी कर लो इसको। So can you explain the last one again, please? मैंने बोला है कि जैसे पोटेशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, वैसे ही SbF5 लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये होता है कि जब तुम पाई इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर आएंगे ना, वो इस SbF5 को मिल जाएंगे। तो ये प्लस यहाँ भी आ जाएगा और प्लस यहाँ पर पहले से ही आ गया, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराया था। 2 प्लस और बाकी का रेजोनेंस, तो 6 पाई का लूप बन गया। दैट इज व्हाई एरोमेटिक। एंड सर आपने प्लेनर क्यों बनाया प्रोडक्ट्स में?
क्योंकि एरोमेटिसिटी प्लिनैरिटी में आएगी ना, हर सिस्टम तुरंत प्लिनैरिटी की तरफ जाएगा अगर उसको एरोमेटिसिटी मिल रही है। Okay. So the stop reaction with AgNO3 के अंदर ही लिखना है। रिएक्शंस मतलब आप वो जो AgNO3 था उसी का कंटिन्यूएशन में लिख सकते हो अदर रिएक्शंस करके। तो यह सेकंड वाले में 2Na होगा ना? नहीं नहीं, एक ही Na काम चलेगा ना, क्योंकि तुमको एक ही H निकालना है। हाँ हाफ सर। H सर पर लिखा फिर ना, दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे तो आएंगे उधर? अब ऐसा नहीं होता है, H+ निकलता है ना बेटा, तो दो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ना, तभी तो H+ निकलेगा। हाँ यस सर। सर तो उधर एक H है, बस एक ही निकला है ना? एक H निकला, एक तो रहेगा ही ना, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं। हाँ यस सर। कुछ कह रहे हो? सर ये कंपल्सरी नहीं है ना कि एरोमेटिसिटी अचीव करे प्रोडक्ट? हाँ, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं। Should I remove this? Have you all copied? Sir, please wait. Sir, please wait. Please wait for a minute. So ये last part है क्या chapter का? Yes, ये last part। So आज जो भी पढ़ेंगे वो लास्ट पार्ट ही होगा। so Okay sir. बोलो ना बेटा। सर वो कंपाउंड में वो उसका बॉन्ड हट क्यों रहा है, मतलब जैसे फर्स्ट एग्जांपल में वो हट रहा है उसमें। बॉन्ड हट रहा है? बॉन्ड नहीं हट रहा है, इलेक्ट्रॉन जब जैसे कोई बॉन्ड शेयरिंग वाला है और पाई बॉन्ड, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो कोई शेयर क्यों करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, वो शेयरिंग वाला बॉन्ड हट जाता है, पाई बॉन्ड। समझे ना? ओके। ये सिंपल सी चीज है। तुम ऑटो रिक्शा में शेयरिंग में चलते हो कि तुमको कोई कार दे रहा है गिफ्ट में, फिर भी ऑटो रिक्शा में क्यों चलोगे तुम? सर वो थर्ड एग्जाम्पल में NO3 क्यों Br को सब्स्टिट्यूट नहीं कर लेता, क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन तो है ना। सब्स्टिट्यूट करता है ना, लेकिन वो आयनिक फॉर्म में है। सामने लिखा तो है प्लस और ऊपर -3 माइनस, दैट इज इन आयोनिक फॉर्म। अच्छा ओके। वो वहीं पर है, मतलब इट्स लाइक समझ लो कि NaCl पानी में डाल के रखा हुआ है तुमने, Na+NCl- के फॉर्म में। तो ये सब कुछ जो हो रहा है दैट इज इन अ सॉल्वेंट ना, तो इसीलिए वो आयंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। Sir वो fourth example में लुईस के नीचे क्या लिखा हुआ है? लुईस एसिड। Okay sir. सर थर्ड एग्जांपल में सबसे राइट में क्या लिखा है? AgC, एरो डाउन। सर AgBr होगा ना? ओ आई एम एक्चुअली सॉरी, AgBr लिख लो। वैसे
Then should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. गाइस इसमें एक जो आप एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबने लिख लिया था, उसमें एक दो एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ, बड़े आसान है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो ये बड़ा सिंपल केस है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है एरोमेटिक क्यों है? इज इट क्लियर? Yes, sir. कई बार क्या होता है कि प्लस के बदले वो बोरॉन लिख देते हैं, बिकॉज सिलेबस वाइज बोरॉन एम्प्टी ऑर्बिटल वाला केस होता है और हमारा सी प्लस में एम्प्टी ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है ये और एक एग्जांपल लिखा हुआ है ये, तो एक्चुअली में दोनों ही एरोमेटिक हैं। क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो? इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. बोरॉन एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, ये भी एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। तो कई बार तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर हिंडर्ड है रेजोनेंस, जबकि यहाँ पूरा रेजोनेंस हो रहा है, पूरा लूप क्रिएट होता है 6 पाई का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन कर लेना कि बोरॉन सी प्लस को रिप्लेस कर सकता है क्वेश्चंस में। दूसरा, जो नाइट्रोजन होता है वो कभी भी जब डबल बॉन्डेड होगा ना, तो वो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, यानी इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, केवल पाई बॉन्ड जाएंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप क्रिएट करते हैं। क्या समझ में आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. एक ये दो चीजें आपको मैंने बता दी है ना, बोरॉन और नाइट्रोजन का खेल। अब इसमें कई बार क्या होता है कि ये कई बार स्टाइलिश तरीके से लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें तो डेफिनेटली बच्चे फंस जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर हिंडर्ड हो गया रहेगा। देखो ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर पूरे रिंग में नहीं आ रहा है ना, सिंगल सिंगल हो गया। लेकिन इसको हमेशा आप इस तरह सोचना कि प्लस माइनस के फॉर्म में ब्रेक करना है। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसकी तरफ माइनस चला जाएगा। अब तुम देखोगे तो ये तुम्हें एरोमेटिक दिखाई देगा 6 पाई का लूप, इसीलिए इसको एरोमेटिक लिखोगे। इज इट क्लियर? Yes, अपनी sir. मर्जी Yes, से sir. कभी भी ऐसा चार्ज सेपरेशन दिखा सकते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से चार्ज सेपरेशन दिखाना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर वो एरोमेटिक बन रहा है तो चार्ज सेपरेशन होगा, अगर वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो नहीं होगा। ओके ठीक, तो जैसे पहले मान लो वाले से कि भी दिख रहा है ना कि वो एरोमेटिक है, पहले डायग्राम से। पहले वाले डायग्राम से नहीं दिख रहा था ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। वो रेजोनेंस इधर ऊपर की तरफ जाता लेकिन ऐसे नहीं आ रहा, तो हम उसको प्लस माइनस के फॉर्म में जब लिखते हैं तो इट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप। ओके सर। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल, Sir. ये हमने पहले भी किया हुआ है ना। इसमें क्या करना है, आपको प्लस माइनस दे देना है, और जब तुम प्लस माइनस दे दोगे तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि एरोमेटिक है ये सिस्टम, राइट। तो इसको आप लिख दोगे एरोमेटिक। आप उल्टा भी प्लस माइनस दे सकते थे, फिर वो एंटी एरोमेटिक हो जाता, वो इसीलिए फीसिबल नहीं है। आप हमेशा उधर की तरफ मूव करोगे जिधर सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज होता है। somebody saying something? No, sir. Sir. ये बोलो। सर एक बार फर्स्ट एग्जांपल जो बोरॉन वाला है वो बता दो ना वापस। बोरॉन में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो C प्लस जैसा एम्प्टी ऑर्बिटल होता है वैसा ही बिहेव करता है। तो कहीं पर C प्लस हो या बोरॉन हो, दैट विल बी कंसिडर्ड सेम। तो इन एक दोनों की फेमस कंपाउंड एरोमेसिटी है सेम बोरान, होगा ना? जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा पी ब्लॉक में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से ये फेमस है। इसका फॉर्मूला है B3N3H6, यानी कि आप बोरॉन रखो, नाइट्रोजन रखो, बोरॉन रखो,
फिर नाइट्रोजन रखो, फिर बोरॉन रखो, फिर नाइट्रोजन, जैसे बेंजीन बनाते हो ना, एग्जैक्टली वैसा बना दो, केवल वो डबल बॉन्ड के बदले एरो हेड लिखना है इस तरह से। ये गया इधर, ये गया इधर, ये गया, तो ये और यहाँ H लगा दो, वरना वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस तरह से जो ये कंपाउंड है, ये भी एक्चुअली एरोमेटिक होता है। वो जो एरो है उसको आप एक पाई बॉन्ड की तरह मान लो, और फिर समझ में आ जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 6 पाई कर लो। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो पहले इतना। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क इन बिटवीन। सर बोलो। सर फर्स्ट एग्जांपल में उनकी एरोमेटिसिटी सेम होगा ना दोनों का? एरोमेटिसिटी तो सेम होगा ना दोनों में? किसका सेम होगा मतलब? किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो? सर वही दोनों में जो आपने लिखा है, बोरॉन और कार्बन कैटायन। तुम पहले एग्जाम्पल की बात करो क्या, यहाँ वाली? यस यस सर। हमें नहीं पता रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, हम तो केवल ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एरोमेटिक है। ओके। इसमें सारे एलिमेंट से अलग अलग है ना। Should I remove this? जस्ट So please wait. सर वो लास्ट वाले में B3N3H6 में आपने क्या एक्सप्लेन किया था? B3N3H6 एक एग्जांपल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बोराजोल, वो भी एरोमेटिक होता है, और उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है। सर इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप है ना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है। सर इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोलते हैं। क्या बड़ा? सर बोराजोल को इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? बोराजोल का क्योंकि बेंजीन का को रिप्रेजेंट करता है ना, टाइप रिजेंबल करता है, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके सर।
Should I remove this now? So 1 minute. Let me know if you have completed. Time's up. Guys, इसमें एक दो जो और है उनमें ये है कि अगर फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं ना, फ्यूज्ड रिंग्स, तो उसमें कई बार ऐसा रहता है, जैसे एग्जांपल में अगर एक ये ले लूं, तो इट हैज बीन फाउंड दैट कि कई बार जो है, जो पेरिफेरी होती है ना, बस उसके इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर लो, आपको इंडिविजुअल जो रिंग्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं करना होता है एरोमेटिसिटी के लिए, अगर इन जो पेरिफेरी में जो इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये तभी होगा जब फ्यूज्ड रिंग्स इस तरह से हो कि आपका पेरिफेरी एक सर्कुलर वे में जा रहा हो। अगर वो सर्कुलर वे में जा रहा है तो आप उसको काउंट कर लो, और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 4n+2 पाई पे फॉल करते हैं तो आप उसको एरोमेटिक बोल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एरोमेटिक। ये भी आप लिख लेना, ये फ्यूज्ड रिंग्स के लिए केस है। हाँ, तो पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। इस केस में जो ये स्ट्रक्चर है उसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया बॉन्ड को शिफ्ट करके, तो वो एरोमेटिक आ रहा है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कुछ कि बनाना है, नहीं, मैं केवल ये आपको ये बता रहा हूँ आंसर कैसे निकालने। ऐसे सिचुएशंस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अभी तो मैंने 4 रिंग्स का लिया है, एक साथ वो 8 9 10 रिंग्स भी डाल सकते हैं फ्यूज्ड मैन। वहां हम इंडिविजुअली कुछ नहीं करते, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं लिखते, सीधे पेरिफेरी के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो उसको काउंट कर लेते हैं, और वो अगर आते हैं 4n+2 पाई में तो हम एरोमेटिक बोल देंगे। तो इसके बीच में भी एक बॉन्ड होगा ना? बीच में भी बॉन्ड रहता है, वो भी आप एरोमेटिक बोलेंगे। सही सर्कुलर में जाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा? देख के रे स्फेरिकल पता चलेगा ना, इतना टेंशन मत लो, खुद ही अभी तुम एग्जांपल्स करोगे एक आइडिया लग जाएगा। ऐसे 7-8 ही होंगे, जो एक बार कर लोगे काम हो जाएगा। Should I remove this? ओके सर, बस Wait. 1 minute. Done? Guys, ये खत्म हो गया। अब एक 3 चीज इसमें और करनी है। ये सब से अलग हट करके एक हेडिंग डालिएगा, कार्बीन। दिस इज एन इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, वैसा ही एक इंटरमीडिएट कार्बीन है। उतना एग्जाम में नहीं आता है,
और रिएक्शंस में भी उतनी रिएक्शंस में कार्बिन नहीं बनता है। तो जस्ट आप एक छोटा सा नोट यहाँ लिख कर रखेंगे। कार्बिन अगर आप रिकॉल करें CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है। CH3 बट हमने कभी भी n का वैल्यू 1 नहीं रखा था वहां पर, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड डालना होता है। बट अगर आप 1 रख दोगे तो वहां पर 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको ही कार्बीन बोलते हैं, दिस वी कॉल एज कार्बीन। तो एक छोटा सा नोट लिखिएगा, a neutral divalent carbon having two non-bonding electrons on the divalent carbon. गाइस, इसकी खास बात ये है कि जो 2 आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो ना, ये हो सकता है कि एक ही ऑर्बिटल में हो, या फिर हो सकता है कि ये 2 अलग-अलग इस तरह से ऑर्बिटल में चला जाए। तो इससे क्या होगा, अगर एक ही ऑर्बिटल में तो आप इसको लोन पेयर की तरह कंसीडर कर लोगे, राइट। लेकिन होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। लेकिन ये जो लोन पेयर आप बोल रहे हो ना, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के काम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। लेकिन यहाँ पर इसको आप पेयर की तरह नहीं काउंट कर सकते, तो केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो आप यहाँ पर बोल देंगे sp। तो ये जो कार्बीन होगा। अच्छा, एक और चीज, इफ यू रिकॉल, आपने पढ़ा होगा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अनफॉर्चुनेटली उसमें लोग हंट्स रूल बोलते रहते हैं उसको, जबकि मेन उसमें मल्टीप्लिसिटी जो वर्ड लिखा हुआ है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना वो प्लस हाफ या माइनस हाफ के मल्टीपल में होगा, उतना वो सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। बाद में उसको मैथमेटिकली भी हो सकता है आपने स्टडी किया हो। तो मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 और ये मॉडुलस s, ये s में स्पिन। तो जैसे आप इसके लिए स्पिन बोलेंगे तो कितना होगा, हाफ एंड हाफ, दैट बिकम्स 1। तो अगर मैं इसके लिए मल्टीप्लिसिटी निकाल दूं तो ये आ जाएगा अपना 3। इसीलिए इसका नाम है ट्रिपलेट। इस कार्बीन को बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। अच्छा, नीचे वाले के लिए ऐसा ही मल्टीप्लिसिटी निकालिए, तो इधर तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ 0 हो गया, तो यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं सिंगलेट कार्बीन। तो अगर कोई पूछता है सिंगलेट कार्बीन का शेप क्या है, तो आप बोलेंगे वी शेप। अगर पूछता है ट्रिपलेट कार्बीन का शेप क्या है, तो आप बोलेंगे लीनियर। ठीक, कौन लेकिन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज वो हंट्स रूल को फॉलो करता है। कॉपी कर लो इसको।
So how is triplet carbene more stable than singlet carbene? ट्रिपलेट कार्बन में हार्म्स रूल फॉलो करते हैं. Oh, yes. Should I remove this? Sir, wait. No. So wait. So, हम्म. so according to Hunt's rule, second वाला हो ही नहीं सकता ना जब तक दूसरा वाला नहीं करता. ये बताओ तुमने ये सब रूल कहाँ पढ़े थे? So atomic चैप्टर का नाम क्या है? atomic structure. एटॉमिक एटम है ना. और ये सब क्या है? Okay. हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी में डील नहीं कर रहे हैं. वो तो हम बता ही रहे हैं कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है. यहाँ तो थोड़ी ना बता रहे हो कि वो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. वो तो हम जो CH2 कार्बन की बात करें, जो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है किसी रिएक्शन के उसमें. Should I remove this? Yes. आपने बहुत सारे देखो केसेस पढ़े होंगे जिसमें आप एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कराते हैं, है ना. तो ऐसा अगर शुरुआत में तो नहीं लिखते हैं आप उसको एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे चला जाता है? जैसे ही मॉलिक्यूल बनता है ना तो उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली डील करते हैं. जबकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो तुम पढ़ते हो वो प्योर एटम्स के लिए हम डील करते हैं. गाइस इसी में आप लिख लेना, सब्स्टिट्यूटेड वे में भी लिख सकते हो CCl2. इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन. इसी तरह से तुम लिख सकते हो C6H5 होल ट्वाइस C. इसको बोल सकते हो डाइफिनाइल कार्बन. ये भी कॉपी कर लेना. एंड देन यू राइट हेडिंग नाइट्रीन. So एक बार previous page. तो सेकेंड वाले का डायग्राम कैसे होगा? डाइफिनाइल कार्बन. अरे यार ये सब कैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हो मुझसे? फिनाइल फिनाइल और ये अजीब है यार. H हटाकर C6H5 तो लगाया है. ओके सर. लिखिएगा नाइट्रीन, अ स्मॉल नोड, a neutral monovalent molecule of nitrogen, a neutral monovalent molecule of nitrogen with two pairs of non-bonding electrons. So what is after monovalent? A neutral monovalent molecule of nitrogen with two pairs of non-bonding electrons on nitrogen. गाइस बिल्कुल कार्बन जैसा ये है. इसमें नाइट्रोजन होगा, उसमें एक ही जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और इसको बस ये और भी कम इम्पोर्टेंट है सिलेबस में, तो ज्यादा इसको सोचना नहीं है. इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्रीन. बिकॉज इसी तरह से आप एराइल नाइट्रीन भी दिखा सकते हो. जस्ट एग्जांपल कॉपी कर लो, दैट इज इनफ. और जब ये लिख लेना तो फिर एक छोटा सा नोट लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. सर वो नोट रिपीट कर सकते हो वापस?
मैंने नोट बोला न्यूट्रल मोनोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन with 2 pairs of non-bonding electrons on nitrogen. सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नाइट्रोजन के अंदर ही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नाइट्रोजन के मतलब इसके नीचे लिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अलग है बेटा। आर यू रेडी? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब अगर नहीं भी पढ़ोगे अभी तो चलेगा, बिकॉज इसका मेन जो काम है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है, बट सिंस ये फैक्टर की तरह वर्क करता है इसको भी हम लिख के रखते हैं। ये टेम्परेरी फैक्टर होता है इसलिए इसका जीओसी में उतना यूज नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्टिल यू राइट द नोट, देखिएगा। In a compound with multiple bonds, in a compound अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इन अ कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड्स इन द ब्रैकेट यू कैन राइट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। When a reagent approaches the organic compound, when a reagent approaches the organic compound, pi electrons shift towards one of the combining atoms. Pi electrons shift towards one of the combining atoms. This is a temporary effect. This is a temporary effect. Guys, बहुत सिंपल है। पहली चीज है टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये शिफ्टिंग वगैरह तभी हो पाएगी जब कोई रिएजेंट अटैक करने के लिए आएगा। जैसे कि ये एसीटोन है, कीटोन है, इट हैज बीन फाउंड कि न्यूक्लियोफाइल विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, जब ये अटैक करने के लिए आता है ना, तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो कार्बन जिस पे अटैक होना है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो शिफ्टिंग है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एंड आफ्टर दैट आपका प्रोसेस हो जाता है फिनिश एंड यू कैन राइट प्रोडक्ट लाइक दिस। इसको भी कॉपी कर लो। ये जो शिफ्टिंग है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर वो नोट में क्या था, द ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी द पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स वन। कोई बताए इसको क्या पूछ रहा है ये? नोट का लास्ट लाइन, नोट का लास्ट लाइन है, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट। Pi electrons shift towards one of the combining atoms. थैंक यू। So reagent क्या है सर? रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं उसको। तो क्या लिखा है वो? NU
NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ऊपर माइनस चार्ज और साथ में लोन पे है। डन। So 1 minute. Done, sir. डन। Yes, sir. गाइस ये सब फिनिश हो गया। अब आई विल गिव यू दोज क्वेश्चंस बुकलेट के। गिव मतलब मैं ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा पहले तो। एक्सरसाइज 3 से लगा करके एक्सरसाइज 9 तक के जो क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं। सबसे पहले तो बिकॉज हमने रिसेंटली कुछ खत्म किया है तो उसी पे आते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 40, देन एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 17। सब लोग देख लो जाकर जरा। एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19 सब लोग एक बार पढ़ लो। सबने पढ़ लिए तीनों क्वेश्चंस? यस और नो बोलिए ना, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए हमने क्या लर्न किया है कि जो भी कंपाउंड्स दिए होंगे उनका कार्बोकेटाइन बना लो। सो पहला कार्बोकेटाइन ये होगा, दूसरा कार्बोकेटाइन ये होगा, तीसरा कार्बोकेटाइन ये होगा। ठीक सेकेंड्स में पता चल जाता है कि ये 6 पाई का लूप है, एरोमेटिक हो जाएगा। ये 4 पाई का लूप है, भले ही यहाँ रेजोनेंस है बट ये 4 पाई का लूप आ गया तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और ये नॉन एरोमेटिक, इसमें कुछ नहीं है। अपने को स्टेबिलिटी का ऑर्डर मालूम ही है, 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा हैलाइड्स के लिए। ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है, राइट। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी, रिएक्टिविटी ऑर्डर
of Ri will be same. ठीक, ये कॉपी कर सकते हो और फिर क्वेश्चन नंबर 17 में मूव कर जाओ। एक्सरसाइज 9 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। तो अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 17 डील करना होता है एक्सरसाइज 9 का, तो मैं इसमें भी सबके कार्बोकेटाइंस बनाऊंगा। ऑप्शन ए का कार्बोकेटाइन ये है, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ऑप्शन बी का कार्बोकेटाइन ये है, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन। याद रखना, एलाइल, बेंजाइल और फिनाइल। फिनाइल बहुत खराब होता है, बेंजाइल बहुत अच्छा होता है। और टर्शरी कार्बोकेटाइन बेंजाइल से भी ज्यादा अच्छा है, एक्सेप्शनल केस था। जो डी ऑप्शन है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है उसमें जो ब्रिजेड कार्बन है उस पे प्लस आएगा। अब आप सोचो, ब्रिजेड कार्बन है, रिजिड फ्रेमवर्क है ये, तो ये कभी प्लेनर नहीं हो पाएगा। और कार्बोकेटाइन ऑफ कोर्स यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए था, तो ये प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली इसको प्लेनर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हाईली स्ट्रेन्ड। हाईली स्ट्रेन्ड, और इतना ज्यादा स्ट्रेन्ड है इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली अनस्टेबल। तो ये भी जंपिंग रेजोनेंस दिखाएगा? हाईली अनस्टेबल कुछ नहीं दिखाएगा, हाईली अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है, ये एक्चुअली में आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक एक्चुअली रूल होता है, अगर आप को कहीं मिल जाता है तो ठीक है, यस नो बोल सकते हो आप, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। वो तो हमको ऐसे ही आता है कि ये हाईली स्ट्रेन्ड है। ब्रेड रूल कहता है कि नो पॉजिटिव चार्ज and double bond where at bridgehead carbon. The system will be highly unstable. तो अब इन चारों में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिखना चाहोगे तो हो जाएगा C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D। तो B वाला जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 19 देखोगे तो बहुत ही आसान है। आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है ना, वो डांसिंग रेजोनेंस वाला है। एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी याद है, तो अगर मोस्ट रिएक्टिव बोलेगा तो बी वाला हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको। याद रखने में बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी चेक नहीं कर रहे हैं, हम लोग एल्काइल हैलाइड या जो कंपाउंड दिया उसकी रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं। उसके लिए पहले कार्बोकेटाइन लिख रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उसका जो कंपाउंड दिया होगा उसकी रिएक्टिविटी होगी। सर ये ब्रेच रूल में अगर पॉजिटिव और डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो फिर वो हाईली अनस्टेबल होगा ना? दोबारा बोलना, ब्रिजेट पे अगर पॉजिटिव और नहीं तो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो ही अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर। रिमूव कर दें। सर वेट अ मिनट।
सर क्वेश्चन नंबर 17 का वो ब्रिज हेड वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? ब्रिजेट खाली इतना याद रखना है, ब्रिजेट कार्बन पे प्लस हाईली अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल है तो इसका जो कंपाउंड होगा वो रिएक्टिव भी नहीं होगा, इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव। सर उसके ब्रिजेस पे प्लस चार्ज है इसलिए वो हाईली अनस्टेबल है ना? उसके ब्रिज हेड पे। ओके सर। 19th वाले में तो उधर OH लगा हुआ है ना। हाँ तो OH हटाओगे तो कार्बोकेटन बन जाएगा। हाँ वैसे डन। यस। गाइस अब बैक टू एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब क्वेश्चन देखोगे ना, इनकी खास बात क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1 2 3 कुछ भी उठा दो, इसमें कंपाउंड सेम होता है। कंपाउंड सेम है और क्या चीज वो आपसे बात करता है, कैनोनिकल फॉर्म्स का स्टेबिलिटी। ठीक। और कैनोनिकल फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए 3 बेसिक रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। कौन कौन से? ऑक्टेट, अगर मैक्सिमम ऑक्टेट है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ऑक्टेट एक जैसा निकल जाए तो क्या चेक करते हैं, फिर देखते हैं फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस ज्यादा होने चाहिए कम, तो आंसर है कम होनी चाहिए। और फिर अगर फॉर्मल चार्जेस भी सेम निकल आए तो हम लोग क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, ये तो ये सबको मालूम है। ठीक है। लेकिन इनके ऊपर का एक्सेप्शनली क्या चीज अलग हो सकती है, मान लीजिए सडनली कहीं पर एरोमेटिसिटी तुम्हें दिख जाए, तो ये एक टाइप का एक्सेप्शनल हो गया, फिर आप वो रूल पे नहीं जाओगे, आप सीधे सीधे एरोमेटिक है तो बस दे देना आंसर। एंटी एरोमेटिक निकल जाएगा तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये सडनली अभी किसी, जैसे इसी में आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन 1 का आप सी ऑप्शन देखो, 1 सेकेंड में आपको आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, नीचे इधर CH2 प्लस है, नीचे से हमको क्या लेना देना, यहीं से पता चलेगा कि ये एरोमेटिक सिस्टम है। और इसके बगल वाले को देख लो तो दैट इज एक्चुअली एंटी एरोमेटिक। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कैनोनिकल फॉर्म, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सी चीज पता चल गई अपने को, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक। अभी जैसे मान लीजिए कि ए वाला ऑप्शन ए लो, इसमें इसमें क्या है आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कंपाउंड एंड ये जो दूसरा दिया होगा, ये लेट मी राइट, ये इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये 3 रूल लगाइए। इसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, फॉर्मल चार्ज देखा तो इसमें फॉर्मल चार्जेस ज्यादा हो गए, लेकिन हमने पहले ऑक्टेट ही चेक किया, ये ज्यादा स्टेबल आंसर। अब एक क्वेश्चन जो बाकी बैचेस में भी मुझसे लोगों ने पूछा और फिर मैंने और दूसरे बैचेस में अपने आप ही बता दिया, ये ऑक्टेट जो है ना निकाला कैसे जाता है। तो वो केमिकल बॉन्डिंग में सबको मालूम है कि भाई ऑक्सीजन है 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है, वो जब बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से वहां से मिल जाएंगे उसको,
और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के पास रहते ही ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। लेकिन ये सब एटम में तुम थोड़ी ना करने जाओगे, तो ऑक्टेट चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर तुम्हें कहीं पर भी कार्बन प्लस दिख जाए तो समझ लेना ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। कार्बन पे प्लस अगर दिखता है तो उसको आप इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल देंगे बिना कुछ सोचे। याद रखना, प्रॉब्लम्स केवल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए होती है। नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, चाहे ClO, चाहे BrO, सल्फर हो, इनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो एक बॉन्ड भी बनाएंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की खास बात ये है कि ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड्स के साथ है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्सीजन ऐसा डबल बॉन्डेड है तो भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर वो सिंगल बॉन्डेड है और प्लस है तो समझ लेना कि इनकम्प्लीट है। अगर उसके पास सिंगल बॉन्ड है लेकिन माइनस चार्ज है तो समझ लेना उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन की कहानी हो गई। आपको खाली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की कहानी याद है तो आपको कुछ करना ही नहीं, समझ लो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑक्टेट से रिलेटेड। नाइट्रोजन में क्या खास बात होती है कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं तो समझ लेना कि ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर 2 बॉन्ड के साथ है तो उस पे प्लस आएगा तो समझ लेना इनकम्प्लीट है। अगर 2 बॉन्ड के साथ है और उस पे माइनस चार्ज है तो समझ लेना ऑक्टेट कंप्लीट है। ये नाइट्रोजन की कहानी हो गई। नाइट्रोजन की कहानी हो गई, कार्बन की हो गई, ऑक्सीजन, Cl वगैरह मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि उनका मान लो प्लस है भी तो वो भी इसमें ऑक्टेट कंप्लीट ही रहता है। इसलिए इनका टेंशन आप नहीं लेना। इस Cl जो है नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं, आपको केवल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा। तो आप ये भी कॉपी कर लेना। सर बोलो ना। सर किसी केस में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आ गया और लोन पेयर भी आ गया और वो ऑक्टेट एक्सीड कर गया तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ना। ऑक्टेट एक्सीड करने पर अनस्टेबल नहीं होता है, ऑक्टेट नहीं होता है उससे कम रहेगा तो अनस्टेबल रहता है। नहीं सर, पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो एक्सीड कर ही नहीं सकते ना। तो फिर क्यों करवा रहे हो? ओके सर। Shall I remove this? So please wait.
Let me know if you have copied. Huh? Done? Yes, sir. गाइस कई बार क्या होता है कि इतना सब पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं निकलता, मतलब ना उसमें कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर एरोमेटिसिटी का आता है, ना ये 3 रूल से आंसर, फिर कुछ कॉमन सेंस से भी चीजें निकलती हैं। जैसे कुछ कॉमन सेंस की चीजें क्या है कि आपका पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, यानी सब कुछ एक जैसा ही है। ठीक, यानी फॉर्मल चार्जेस भी हैं, इक्वल नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एटम्स की सेम है। फिर उसमें कई बार देखना होता है कि प्लस प्लस अगर क्लोज हैं तो अनस्टेबल होगा, और प्लस माइनस अगर क्लोज है तो वो स्टेबल होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस प्लस अवे होना चाहिए और प्लस माइनस क्लोज होना चाहिए, किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए, राइट। अगर प्लस माइनस अवे हो गए तो उसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं, प्लस प्लस अवे होता है तो उसको चार्ज सेपरेशन नहीं बोलते। जैसे अगर आप एग्जांपल देखोगे, क्वेश्चन 10 देखो, एक्सरसाइज 3 का, सब कुछ सेम है सब में, केवल सी वाले ऑप्शन में देखोगे तो सी का प्लस और एन का प्लस ये क्लोज दिया हुआ है, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल यानी लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस सर। अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसकी खास बात ये कि उसमें पूछा लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या आप सब लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखकर बता सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन है 11th क्वेश्चन में जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो? अभी बताया स्टाइल आपका ऑक्टेट चेक करने का। सर ए में। खाली ए में? अब में नहीं बेटा, तुम ठीक से देख नहीं पाए, खाली ए और बी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बाकी किसी भी एग्जाम्पल में आपका ना तो सी प्लस है, ना ही ऐसा नाइट्रोजन है जिसमें 2 बॉन्ड और प्लस रखा हो, ना ऑक्सीजन ऐसा कोई है जिसमें 1 बॉन्ड और प्लस रखा हो। कैन यू फाइंड? केवल ए और बी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें कार्बन प्लस दिया हुआ है, दैट मींस ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो आंसर विल बी ईदर ए और बी। क्या इतना समझ में आया? सर सी और डी में एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एन के ऊपर प्लस है, लेकिन बेटा एन का 4 बॉन्ड दिया हुआ है, कांट यू सी? ओ यस 4 बॉन्ड पे नाइट्रोजन प्लस होता है ना, NH4 प्लस, याद करो। यस सर यस। ऑक्टेट कंप्लीट है ना, 2 2 2 2। तो ये भी आप कॉपी कर लो एन, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर। अब वापस इसमें आते हैं। इसकी खास बात ये है कि सोचो ए में क्या दिया, सब कुछ एक जैसा है, कार्बन प्लस माइनस भी देखो पास पास, ये सब में, ए में भी बी में भी, तो आंसर कैसे निकालने? तो देखो कार्बन प्लस जो है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड से डबल बॉन्ड स्टेबलाइज करता है, राइट हैंड साइड से लोन पेयर स्टेबलाइज करता है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे कार्बन का लोन पेयर। बी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे
तो कार्बन प्लस को लेफ्ट हैंड साइड से लोन पेयर स्टेबलाइज करता है कार्बन का, और राइट हैंड साइड से डबल बॉन्ड स्टेबलाइज करता है उसको रेजोनेंस के थ्रू। लेकिन एक और खास बात है कि बी ऑप्शन में नाइट्रोजन का लोन पेयर भी एक्सटेंडेड वे में आता है और इसको सी प्लस को स्टेबलाइज करता है। लेकिन ए ऑप्शन में वो नाइट्रोजन का लोन पेयर वेस्ट हो जाता है, बिकॉज वो प्लस तक पहुंच ही नहीं सकता, कार्बन माइनस इज अ बैरियर, राइट। यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो इफेक्ट था वो फेल हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा इफेक्ट NH2 का वर्क कर रहा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बी। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? ए। देख लो आप, इसको भी लिख लो। मैंने जानबूझ के ये दो एग्जाम्पल चूज किए क्योंकि इनमें वो नॉर्मल रूल से ही भी आंसर नहीं आ रहा है। तो बी में क्या आ रहा है एक बार वापस बता सकते हो? सर बी में क्या हो रहा है एक बार वापस बताओ। बी वाले में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस करके सी प्लस तक पहुंचता है। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल प्लस। लेकिन यहाँ का लोन पेयर वेस्ट हो गया क्योंकि वो नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस तक पहुंच ही नहीं सकता, बीच में माइनस है। हाँ सर। सर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि ए में नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन का लोन पर पास पास है तो रिपेल ज्यादा करेंगे तो अनस्टेबल होगा। वो भी आप बोल सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्लस को स्टेबलाइज कर पा रहा है यहाँ पर, वो चीज फिर यहाँ नहीं बोल पाओगे ना। ओके सर। रिमूव कर दें, सबने कॉपी कर लिख लिया जो भी लिखना था। समझ में सर प्लीज। हो गया, मुझे बोल दो बेटा। Yes, sir. Done, sir. Guys, now if you see question number 1, question number 2, question number 3, exercise 4 का इन सब की खास बात क्या है? इनमें कंपाउंड डिफरेंट होगा, कंपाउंड डिफरेंट होगा, और कंपाउंड डिफरेंट होगा यहाँ आपसे वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बोलेगा, या फिर आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछेगा।
तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर यहाँ लिख दूंगा मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो आप लिखेंगे मोर रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे चेक करते हैं? तो वो भाई ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्या क्या केसेस हैं? जैसे कि नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में थ्रू आउट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों, या एरोमेटिसिटी जैसा कोई चीज आ गया हो, तो वो स्टेबिलिटी बदल जाती है। जैसे आप ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए जो फर्स्ट क्वेश्चन का है वो मिलते जुलते एग्जाम्पल्स है। मतलब CH3COOH दिया है, दूसरे में केवल क्या कर दिया उसने, OH के बदले ONA लिख दिया। ONA आयनिक होता है, OH कोवेलेंट है, तो आयनिक को आपको इस फॉर्म में लिखना है। अब आप जब रेजोनेंस इसका शो करोगे तो यू विल रियलाइज कि इसमें जो है ना चार्जेस डेवलप हो गए, जबकि इसमें जो चार्ज पहले से था वही चार्ज अभी भी है। तो हम इसके लिए पहले वाले के लिए बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। और अगर रेजोनेंस से चार्ज सेपरेशन होता है तो उसका स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए आप बोलेंगे लेस रेजोनेंस। बिलीव मी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे क्या सोचते हैं, उनको लगता है यहाँ कोई चार्ज नहीं है और यहाँ चार्ज है, चार्ज वाला अनस्टेबल है। हम इसकी स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन है। तो जिसका रेजोनेंस करने पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है रेजोनेंस में। हम ये नहीं बोल रहे कंपाउंड कौन ज्यादा स्टेबल, हम बोल रहे कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ। ये हो गया। अब इसी का जैसे तुम सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन कंपाउंड अलग टाइप का है, अलग टाइप का है, लेकिन उस दोनों में एक माइनस चार्ज है। तो जब तुम रेजोनेंस करोगे तो इस वाले केस में जो रेजोनेंस होगा उसमें भी चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, इसमें भी चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ। लेकिन एक खास बात ये हो गई कि यहाँ पर -O से कार्बन पे चला गया, यहाँ पर माइनस थ्रू आउट ऑक्सीजन पे रहेगा। तो माइनस ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव और साथ में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? ये, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। इसके अलावा जैसे सेकेंड क्वेश्चन का तुम देखो, सी ऑप्शन एंटी एरोमेटिक दिया है, बी में पहला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक दिया है। ये सब आपको मतलब आराम से आंसर्स निकल आएंगे। और एक जो स्पेशल चीज, जैसे क्वेश्चन नंबर तुम देखोगे थर्ड का, डी ऑप्शन एंड डी, रेजोनेंस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द रेजोनेंस एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, क्रॉस कॉन्जुगेशन जो होता है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन जो होगा उसमें रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, लेस हो जाएगी। जैसे कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें देखो डबल इधर जाएगा रेजोनेंस तो इधर रुक जाएगा। लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में डबल सिंगल डबल एक्सटेंडेड इसको बोलते हैं, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। तो किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? इसका। जहां पर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, ये याद रखना। इसको भी कॉपी कर लो आप लोग, और ये सब आप अटेम्प्ट कर लेना। एसिड बेस तो हमने बहुत सारा क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए, देन यू कैन एंजॉय योर ब्रेक। और उसके बाद जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे ये सब, फिर हम किसी एक क्लास में डिस्कशन रख लेंगे बुकलेट का। अगर डाउट सेशन रखते हैं वो तो ठीक है, नहीं तो इन बिटवीन हम कोई एक सेशन रख लेंगे डाउट्स डिस्कशन। सर 2 वीक्स का टाइम मिलेगा ना सॉल्व करने के लिए? 2 वीक्स का टाइम, हाँ अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वो स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तो आपका समझ लो इस वीक में तो पूरा ही टाइम मिल रहा है, और नेक्स्ट वीक इतने में तो सॉल्व हो जाएगा बेटा। कोई सॉल्विंग के लिए इसमें मैथ्स थोड़ी ना लग रही, क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन उसमें बुक अपने नोट्स में देखे, मैच किया, टिक कर लिया। ठीक है, ओके सर, बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर।